बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है केस हिस्ट्री टेकिंग ऑफ क्लाइंट्स इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, जिससे आप लोग की बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है क्योंकि बीएस साइकोलॉजी, एमएस साइकोलॉजी, एडीसीपी के स्टूडेंट्स जब प्रैक्टिकल वर्क के लिए, इंटर्नशिप के लिए डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में अपीयर होते हैं, सबसे पहले जो चैलेंज वो फेस करते हैं वो है हाउ टू इंटरैक्ट विद क्लाइंट्स। थियोरेटिकल वर्क तो होता ही है उनके पास, बट उनके पास प्रैक्टिस नहीं होती। First of all, the students of psychology should follow some ethics before start taking case history of clients with decent attire, professional body language and facial expressions, non-judgmental behavior with empathy. केस हिस्ट्री टेकिंग से पहले इन्फॉर्म कंसेंट लेना ज़रूरी है, रेपो बिल्डिंग ज़रूरी है, ऑनेस्ट रिलेशनशिप बिल्डिंग ज़रूरी है एंड ट्रस्ट बिल्डिंग ज़रूरी है। ठीक है, तो लेट्स हैव अ ब्यूटीफुल स्टार्ट विद केस हिस्ट्री टेकिंग इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। डेमोग्राफिक्स में हम सबसे पहले जो है वो क्लाइंट से नेम पूछते हैं, प्लस उसका रिलीजन ज़रूर पूछते हैं क्योंकि हमारे पास डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट कल्चर के क्लाइंट्स आते हैं और उनकी जो सिम्टम्स होते हैं वो भी वेरी करते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि डेमोग्राफिक्स में आप रिलीजन को भी मद्देनज़र रखें। उसके अलावा हम जेंडर का पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि जेंडर टू जेंडर भी जो सिम्टोलॉजी होती है वो वेरी करती है, क्योंकि फ़ीमेल की जो हिस्ट्री होती है तो उसमें डिटेल ज़्यादा होती हैं, जबकि मेल की हिस्ट्री जो होती है उसमें इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं होती। एक तो ये चीज़ होती है। और इसके अलावा हम एज पूछते हैं, और एज हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि एज रिलेटेड डिजीज़ होती हैं। ठीक है, इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपने जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होते हैं, जो अप्रोचेज़ होती हैं वो उनकी एज की अकॉर्डिंग वो यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास इंटेलेक्चुअल असेसमेंट के लिए एसपीएम है, सीपीएम है, आरपीएम है, तो इन सब में एज क्राइटेरिया होता है, उसको फॉलो करते हुए हम वो एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, तो एज रिलेटेड डिजीज़ भी होती हैं, जैसे कि मेडिकल डिजीज़ होती हैं, उसमें हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, डायबिटीज़ हो गई, और इसके अलावा जो कार्डिक पेशेंट आते हैं या फिर जिनको हार्ट इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, तो ये सब जो है वो एज रिलेटेड ही होता है। इसीलिए हम एज ज़रूर पूछते हैं कि सीनियर सिटीज़न अगर होता है तो उनकी याददाश्त का इशू होता है और उनमें फ़र्दर और भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ जाते हैं फॉरगेटफुलनेस के, और उसमें अल्जाइमर्स और फर्दर उसकी टाइप्स जो हैं वो भी डायग्नोज हो जाती हैं। तो एज पूछना जो है वो एक मतलब मस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके अलावा हम क्लाइंट से उसका इफ़ ही और शी मैरिड तो उसका मैरिटल स्टेटस ज़रूर पूछेंगे। मैरिटल स्टेटस बेसिकली इसमें से काफ़ी आपको स्ट्रेसर मिल जाते हैं, काफ़ी फैक्टर मिल जाते हैं, क्योंकि जो मैरिटल लाइफ है अगर उससे क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर हो सकता है कि वो डिवोर्स्ड हो, या फिर हो सकता है कि वो रिसेंटली उनका जो लाइफ पार्टनर है वो उनको छोड़ के चला गया है, डेथ हो गई है उनकी, तो मे बी कि वो इसका स्ट्रेसर हो। इसके अलावा जो है नंबर ऑफ़ मैरिजेस हो सकती हैं, ये भी स्ट्रेसर होता है, और जॉइंट फैमिली में रहते हुए तो ये भी बहुत बड़ा स्ट्रेसर होता है। इसलिए हमें ये भी थोड़ी सी डिटेल में पूछनी होती है आगे जाके फैमिली हिस्ट्री में। और इसके साथ साथ हम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पूछते हैं इफ़ द क्लाइंट इज़ मैरिड, ठीक है, तो उसके बच्चे कितने हैं, और बच्चे जो हैं वो अगर फैमिली ट्री को हम फॉलो करते हैं तो उसमें फिर हम ये सवाल भी करते हैं कि बायोलॉजिकल बच्चे हैं, फॉस्टर बच्चे भी हैं, एडाप्टेड चाइल्ड तो नहीं है, या फिर बच्चे बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी सारे यहाँ से भी आपको स्ट्रेसर जो हैं वो मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है एजुकेशन पूछते हैं हम पर्सनल डेटा में। एजुकेशन चाहे एक क्लाइंट की एजुकेशन जो है वो प्राइमरी हो, या फिर आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते अगर उसने बेसिक एजुकेशन भी ली हुई है। कुछ क्लाइंट ये रिपोर्ट करते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ठीक है, तो फिर हम ये समझते हैं कि शायद ये बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, लेकिन समटाइम जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उन्होंने क्लास 8 तक पढ़ा हुआ होता है, क्लास 5 तक पढ़ा हुआ होता है, या फिर मैट्रिक के भी काफ़ी जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि नहीं इतना ज़्यादा मैं पढ़ा हुआ हूँ लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। तो वो फिर हमने उसको कंसिडर करना है। ठीक है, अगर जो क्लाइंट है उसने अंडर प्राइमरी है, ठीक है, उसने अंडर 5th क्लास तक पढ़ा है, तब भी आपने उसकी जो बेसिक एजुकेशन है वो कंसिडर करनी है, वो आपने अपनी केस स्टडी में उसको इंटर करना है। उसके बाद हम ऑक्यूपेशन पूछते हैं। ऑक्यूपेशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हो सकते हैं कि अगर अगर कोई कारोबार कर रहा है, या फिर अगर कोई मुल्क से बाहर जॉब कर रहा है, अपनी फैमिली से दूर है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रेस भी मिल जाता है। ठीक है, और अगर उसके ऊपर कोई वर्कलोड है, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट्स हैं, तो ऑक्यूपेशन जो है उसका क्वेश्चन या हम इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी जो है वो डाटा मिल सकता है। इसके बाद हम रेजिडेंस पूछेंगे। रेजिडेंस वो होता है जहाँ पे क्लाइंट जो है वो
बेसिकली रहता है, ठीक है। तो हर जो इंसान है उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है, ठीक है, जहाँ से वो बिलोंग करता है, उसका कल्चर होता है। जैसे पाकिस्तान को अगर हम देखें तो KPK हो गया, बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया। तो हर जो सूबा है उसका अपना एक कल्चर है। तो डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट सिम्टोमोलॉजी डेफिनेटली। तो आपने उनका रेजिडेंस तो पूछना ही है, आपने ये भी पूछना है कि वो बिलोंग कहाँ से करते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा हमारे पास जो मोड ऑफ रेफरल होता है, जैसे कि हमारे पास काफ़ी क्लाइंट्स होते हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट भी रेफ़र करते हैं, मेडिकल OPD वाले भी रेफ़र करते हैं, बिकॉज़ जो क्लाइंट होता है उसकी सारी टेस्ट जो लैब्स होती हैं वो क्लियर होती हैं, तो वो हमारे पास रेफ़र होके आते हैं। तो मोड ऑफ रेफरल कोई NGO भी हो सकती है, कोई दूसरा हॉस्पिटल भी आपके पास रेफ़र कर सकता है, ठीक है। कोई भी एक जो है वो फ़िगर हो सकती है जो उनको रेफ़र करते हैं, ठीक है। आपको कैसे पता चला, या हो सकता है कि जो क्लाइंट है उसको खुद इंसाइट हो, वो खुद आया हो, ठीक है, और या फिर उसको किसी ने भेजा हो, ठीक है। तो आपने ये सवाल भी ज़रूर करना है। इसके अलावा इन्फॉर्मेंट जो है वो तो डेफ़िनेटली उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी हिस्ट्री टेकिंग में, क्योंकि कुछ पेशेंट जो होते हैं वो फिक्टिशियस होते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको इंसाइट नहीं होती, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको सुसाइडल आइडिएशन होती है। तो यहाँ पे हम सिर्फ बल्कि हर केस स्टडी में हम सिर्फ जो है वो क्लाइंट की उस पे रिलाई नहीं करेंगे, हिस्ट्री पे, उसके डाटा पे, बल्कि हम इन्फॉर्मेंट को ज़रूर इन्वॉल्व करेंगे। जो उसका क्लोज़ रिलेटिव हो तो बहुत अच्छा है कि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके, और फिर उसको लेके आप आगे चल सकें, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट बुलेट आ जाती है उसमें प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होती हैं वो वर्बैटम होते हैं, जो क्लाइंट अपने अल्फाज में रिपोर्ट करता है। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि डिफरेंट कल्चर से लोग आते हैं, तो डेफिनेटली अगर पंजाबी स्पीकिंग होगा क्लाइंट तो पंजाबी में बताएगा ना कि मुझे सर में दर्द होता है, मुझे नींद नहीं आती है, मेरा दिल खफा खफा सा रहता है, और मुझ में बहुत चिड़चिड़ापन आ गया है, मेरा किसी से मिलने को दिल नहीं करता, मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं करता, मैं काम पे नहीं जाता या मैं काम पे नहीं जाती, या मैं घर के कामों में मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, ठीक है, अपनी फैमिली में मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। तो ये सारे वर्बैटम हैं और आपने उसको एज़ इट इज़ लिखना है, बट आपने उसकी ड्यूरेशन ज़रूर पूछनी होती है कि कितने टाइम से ये हो रहा है, ठीक है। अगर नींद नहीं आ रही तो जो क्लाइंट है वो रिपोर्ट करता है कि नींद मुझे 2 हफ़्तों से नहीं आ रही है या 4 हफ़्तों से नहीं आ रही है। अगर उसको भूख नहीं लगती है तो वो बताएगा कि मुझे 4-5 दिन से बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, ठीक है, मुझे फीलिंग ऑफ फुलनेस आ रही है, या फिर जैसे ही खाना सामने आता है तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता खाना खाने को। और इसके अलावा आपने ड्यूरेशन इसके साथ आपने ऐड करनी है, और इसके बाद जो है हम HOPC पे जाएंगे, यानी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में जो डिटेल हिस्ट्री होती है वो आपने अपनी केस स्टडी में ऐड करनी होती है, विद ड्यूरेशन और उसकी जितनी भी स्लीप डिस्टर्बेंस हैं, जो उसकी कंप्लेंट्स हैं, तो वो आपने बिल्कुल डिटेल में लिखनी होती हैं। उसमें आपने 5 पीस को ऐड करना है। 5 पीस की बेस पे ही आपकी जो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं उसकी डिटेल आपको मिलेंगी। सबसे पुरानी चीज़ आपने पहले लिखनी है, जैसे कि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जो है वो कई साल पुराना भी हो सकता है, बचपन का कोई ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, कोई हादसा इस तरह का हो सकता है जो क्लाइंट के जहन पे नक्श हो गया है, जो उसके जहन से निकल नहीं पा रहा। और फर्दर जो है प्रिपेचुएटिंग या मेंटेनिंग फैक्टर है कि कुछ इस तरह की मज़ीद जो है हादसात हुए हैं जिसकी वजह से वो पेशेंट जो है वो उसकी जो डिज़ीज़ है वो प्रोलॉन्ग्ड चल रही है, वो ठीक नहीं हो रही है। फिर उसमें जो आपका थर्ड P आएगा वो होगा पॉजिटिव फैक्टर। पॉजिटिव फैक्टर जो होता है उसमें जो क्लाइंट है उसका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई उसका पेट हो सकता है, एक थेरेपिस्ट भी हो सकता है जिसकी वजह से वो मैनेज है, ठीक है। और इसके अलावा जो है 4th नंबर पे हमारे पास प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर आएगा। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर वो होता है द मोस्ट रिसेंट एग्रीविएटिंग फैक्टर होता है जिसकी वजह से जो क्लाइंट है वो ट्रिगर होके हॉस्पिटल आया है या फिर लाया गया है, ठीक है, ट्रिगर होके। और द लास्ट फैक्टर इज़ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के अब इनको क्या हुआ है, अब ये बेहोश होते हैं या फिर इनको अटैक्स आते हैं, ठीक है, या फिर उदास हो जाते हैं, लो मूड होता है, क्राइम स्पेल्स होते हैं, और घबराहट होती है, या फिर कुछ सुसाइडल आइडिएशन वगैरह कुछ भी कंप्लेंट्स जो क्लाइंट रिपोर्ट कर रहा है, इन्फॉर्मेंट रिपोर्ट कर रहा है कि अब पिछले 1 या 2 हफ्तों से या 4 हफ्तों से जो हमारा क्लाइंट है वो ये चीज़ें जो हैं उसके वो सफ़र कर रहा है।
मज़ीद आगे बढ़ेंगे हिस्ट्री टेकिंग में, तो हम पास्ट हिस्ट्रीज़ को कभी भी अवॉइड नहीं करेंगे। उसमें हम सबसे पहले पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री उठाएंगे, जिसमें जो उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो उसने फ़ेस की थी प्रीवियसली, हमारे क्लाइंट हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह की कुछ प्रॉब्लम फ़ेस की हुई हैं, ठीक है, प्रीवियसली, तो उन्होंने ट्रीटमेंट क्या ली थी उस वक्त, ठीक है। आपके पास ज़रूर इस चीज़ की हिस्ट्री होनी चाहिए कि इज़ ही और शी इज़ द नोन केस ऑफ साइकेट्री डिपार्टमेंट। और इसके साथ साथ इसमें आपने जो है वो सब्सटेंस यूज़ का भी उसकी हिस्ट्री डिटेल लेनी है। उसमें कुछ मेडिकेशंस हो सकती हैं, मे बी कि द क्लाइंट इज़ डिपेंडेंट ऑन सम मेडिकेशन, के उनको नींद नहीं आ रही, तो वो जो है कुछ इस तरह की मेडिसिन ले रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नींद है, या नशा आवर चीज़ें ले रहे हैं, या कोई ड्रग की हिस्ट्री, तो ये आपने ज़रूर जो है इसके क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री जो है उसमें बेसिकली वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर एक डायबिटिक पेशेंट आता है, ठीक है, या फिर एक क्लाइंट है, उसको मतलब कोई हार्मोनल इशू है जिसकी वजह से वो उसमें चिड़चिड़ापन आ गया है, उसमें एंजाइटी आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, ठीक है, तो आपने ज़रूर मेडिकल हिस्ट्री लेनी है कि पेशेंट को कोई अस्थमा तो नहीं है, क्योंकि अस्थमा भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, और एंजाइटी में भी होती है, पैनिक अटैक्स में भी स्वेटिंग होती है, और बॉडी शेक करती है, या शिवरिंग होती है, ट्रम्बलिंग होती है, ठीक है। तो इसी तरह की कंडीशन जो है वो अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं, हाइपरटेंसिव आते हैं, तो हेडेक उनको मतलब ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मे बी सम टाइम वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, तो उनका जो बीपी है वो बहुत रेस कर जाता है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें, जो कुछ ऐसे अमराज हैं जो मेडिकल अमराज हैं, ठीक है, तो उनका आपने ज़रूर पूछना है। बड़े बड़े अमराज भी हो सकते हैं, एड्स हो सकता है, कैंसर हो सकता है, कोई स्ट्रोक हो सकता है, कोई मलेरिया हो सकता है, काफ़ी सारे अमराज हैं जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो साइकोलॉजिकली और फिज़िकली दोनों तरह से डिस्टर्ब है, ठीक है। तो आपके पास डिटेल हिस्ट्री होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास जो है सर्जिकल हिस्ट्री भी, उसके भी क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपने ज़रूर पूछने हैं कि कोई सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं हुई है, अगर हुई है तो आपने डिटेल्स करनी है, ठीक है। और उसके साथ साथ उनकी जो करंट मेडिकेशन है, इफ़ ही और शी टेकिंग द मेडिसिन ऑफ डिप्रेशन, या फिर हाइपरटेंशन, या फिर डायबिटीज़, और या फिर अस्थमा, या फिर कोई भी उनको कोई कॉन्स्टिपेशन है, या फिर डायरिया है, और या फिर कोई उनको कोई भी बीमारी है जिसकी वजह से वो मेडिसिन ले रहे हैं, तो करंट क्या मेडिसिन वो ले रहे हैं, स्लीप की कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं। और नंबर 4 पे हमारे पास आ जाती है फोरेंसिक हिस्ट्री। और फोरेंसिक हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो हम इतना डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करते पेशेंट से, ठीक है। आपने एथिक्स को फॉलो करते हुए इनडायरेक्ट क्वेश्चन करने हैं, जैसे कि आपको गुस्सा आता है, तो पेशेंट रिपोर्ट करता है कि हाँ मुझे गुस्सा आता है, तो फिर आपने उनसे सिर्फ ये सवाल करना है, जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं गुस्से में। तो इस तरह करते करते जो है आपने फोरेंसिक हिस्ट्री की डिटेल भी लेनी है। फर्दर हमारे पास जो है वो फैमिली हिस्ट्री आ जाती है। उसके लिए आपने फॉर्मली प्रॉपर जो है वो फैमिली ट्री को फॉलो करना है। इसके लिए हमारे पास जो है एक और वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल में फैमिली ट्री के बारे में आपको जो है सारी चीज़ें समझाई हुई हैं, ठीक है। उसको आपने विज़िट ज़रूर करना है फैमिली ट्री को। लेकिन हम फैमिली हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं, तो उसमें आपने सबसे पहले जो चीज़ कंसिडर करनी है वो फैमिली सिस्टम होगा, ठीक है, कि जो क्लाइंट है वो किस फैमिली से आया है, न्यूक्लियर फैमिली से आया है, जॉइंट फैमिली से आया है। और इसके अलावा आपने फैमिली स्टेटस डिटेल देखनी है कि मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, या फिर अपर क्लास है, ठीक है। ये स्टेटस के बारे में भी आपको डिटेल लेनी है। और केयर टेकर्स कौन है, जो क्लाइंट है उनको उनका ख्याल रखने वाला कौन है, और उनको लुक आफ्टर कौन करता है, ठीक है। फाइनेंशियली उनकी क्या सपोर्ट है, ये सारी चीज़ें आपने डिटेल करनी है। और स्टार्ट में जैसे कि हमने मैरिटल स्टेटस पूछा होता है, तो अब यहाँ पे हम डिटेल करेंगे कि उनके स्पाउस के साथ उनके जो रिलेशनशिप्स हैं वो कैसे हैं, उनके बच्चों के साथ उनके रिलेशनशिप कैसे हैं, ये आपने यहाँ पे डिटेल करना है। इसके अलावा जो है पेरेंट्स की हिस्ट्री लेनी है कि अगर तो वो हयात हैं तो उनकी हेल्थ कैसी है, अगर वो इस दुनिया में नहीं हैं तो उससे रेलेवेंट डिटेल भी आपने लेनी है कि उनकी जो डेथ है वो कैसे हुई है, उनकी किसी बीमारी की वजह से तो नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें। और उनकी जो क्लाइंट है उनकी अटैचमेंट अपने पेरेंट्स के साथ, ये भी आपने जो है वो क्वेश्चनिंग करनी है इसकी। इसके अलावा अपने सिबलिंग्स के साथ उनकी एजेस और रेलेवेंट जो डिटेल हैं उसके बारे में भी आपने क्वेश्चनिंग करनी है कि उनकी अपनी सिबलिंग्स के साथ जो है वो किस तरह का रिलेशन है, ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर पूछनी है। और उनका बर्थ ऑर्डर भी, ठीक है, कि इफ़ ही और शी इज़ द फर्स्ट बोर्न चाइल्ड इज़ हर फैमिली, या फिर मिडिल चाइल्ड है या लास्ट बोर्न है, ये आपने ज़रूर जो है वो इसकी डिटेल लेनी है, ठीक है। और इसके अलावा जो है फैमिली में अगर कोई साइकेट्रिक पेशेंट है पहले से, ठीक है, तो आपने ज़रूर ये लिखना है कि फैमिली हिस्ट्री जो है वो सिग्निफिकेंट है। फैमिली हिस्ट्री में पहले से कोई साइकेट्रिक जो पेशेंट है वो मौजूद है जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ जो है वो फैमिली में रन कर रही है। तो ये डिटेल भी आपको क्लाइंट से या इन्फॉर्मेंट से ज़रूर मिलेगी। इसको आपने ज़रूर जो है वो कंसिडर करना है।
पर्सनल हिस्ट्री के बारे में हम मदर से क्वेश्चनिंग करेंगे कि जब क्लाइंट की बर्थ हुई थी तो वो नॉर्मल हुई थी या सी सेक्शन से हुई थी, और बिफ़ोर बर्थ मदर ने कोई ट्रॉमा, कोई सेपरेशन, कोई डिज़ीज़, कोई इंजरी, कुछ इस तरह के हालात को फ़ेस तो नहीं किया था जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी स्ट्रेस लिया हो। हमने ये डिटेल भी लेनी है मदर से, और उसके बाद ये पूछना है कि जब बच्चे की पैदाइश हुई थी तो वो टाइम पे रोया था। और नंबर सेकंड पे हमारे पास जो सवाल है वो है डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अक्सर हमारे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ जो बच्चे आते हैं या फिर ADHD के या ऑटिस्टिक चाइल्ड जो आते हैं, तो हमें डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की अगर क्वेश्चनिंग नहीं किए होते तो हमारी हिस्ट्री भी इनकम्प्लीट होती है और हमारी डायग्नोसिस भी नहीं होती। तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में हमने जो फ़ाइन मोटर स्किल्स हैं और ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं ना, उसकी क्वेश्चनिंग ज़रूर करनी है। फ़ाइन मोटर स्किल्स में लोकोमोशन और बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन और पोस्चरिंग और उनकी जो पोजीशनिंग है उसके बारे में सवाल करना है कि जब बच्चा पहली दफ़ा बैठा था बग़ैर सहारे के तो वो टाइम पे हुआ था, इनके दांत जो हैं वो टाइम पे निकले थे, इनकी पहली स्माइल जो है उसके बारे में पूछना है, पहली दफ़ा बग़ैर सहारे के कब खड़ा हुआ था, टाइम पे उन्होंने ये सारी चीज़ें अचीव की थी, टाइम पे वो चला था। ठीक है, ये उनकी फ़ाइन मोटर स्किल्स में आ जाती हैं। और उसके साथ साथ उनकी ये जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन है कि वो जब बैठ गया था या खड़ा हुआ था तो उनकी जो बैलेंस थी और कोऑर्डिनेशन कैसी थी उस टाइम पे, ये सारे क्वेश्चनिंग हमने करनी है। ग्रॉस मोटर स्किल्स में फिर जो बच्चे की प्री स्कूलिंग भी आ जाती है। उससे पहले अगर देखा जाए तो छोटे बच्चे होते हैं वो टॉयज़ को या स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मूव करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। फिर हम प्री स्कूलिंग की तरफ आते हैं। जब बच्चे को पहली दफ़ा स्कूल भेजा था तो जब बच्चा सेपरेट हुआ था अपनी फैमिली से तो उसको कोई एडजस्टमेंट, कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम तो नहीं हुए थे। और उसके बाद स्कूल के साथ साथ जो उसकी एडोलेसेंस हिस्ट्री है वो भी ज़रूर लेनी है, जो 10 साल से लेके 19 साल तक की उम्र होती है, क्योंकि इसमें इनकी फाउंडेशन होती है गुड हेल्थ की, और एक्सपीरियंस करते हैं रैपिड फिज़िकल और कॉग्निटिव और साइको सोशल ग्रोथ को। और इसके बारे में अपने सवाल करना है, इनकी रिलीजियस एजुकेशन जो है वो कहाँ पे हुई थी, किसी मदरसे में हुई थी या घर पे पेरेंट्स ने दी थी, ये आपने ज़रूर क्वेश्चन करना है। इनकी जो क्लाइंट की जो हेल्थ है सिंस चाइल्डहुड उसके बारे में पूछना है कि कोई लॉन्ग टर्म जो डिज़ीज़ होती है, कोई इलनेस होती है, कोई मेनिंजाइटिस हो गया, कोई निमोनिया हो गया, इस तरह की कोई बीमारी तो नहीं हुई थी, कोई हेड इंजरी तो नहीं हुई थी, और उस टाइम का जो कोई ट्रॉमा होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करनी है। और उसके बाद जो हमने क्वेश्चन करना है कि जो पेशेंट है अगर वो मैरिड है तो उसकी जो मैरिड है तो अगर उसकी मैरिज है तो उसकी हिस्ट्री लेनी है कि वो अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, उसकी जो नेचर ऑफ मैरिज है वो क्या है, ये सवाल भी हम करेंगे। रिलेशनशिप उनके स्पाउस के साथ कैसा है, कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं है इसमें। हम अगर जो क्लाइंट है वो अगर मैरिड है तो उनकी जो स्पाउस हैं उनको ज़रूर उसमें इन्वॉल्व करेंगे, और दोनों से अलग अलग हम हिस्ट्री लेंगे, और इनके कन्फ्लिक्ट वगैरह अगर हैं तो उनको असेस करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो है उनके रिलेशनशिप, चाहे वो इन लॉज़ के साथ हैं चाहे अपनी फैमिली के साथ हैं, उसके बारे में सवालात करने हैं। और इनकी जो फ्रेंड सर्कल है उसके बारे में ज़रूर सवाल करने हैं। इससे पता चलता है कि जो आपका क्लाइंट है वो कितना सोशल है और या फिर इंट्रोवर्ट है, और उसका सर्कल क्या है, किस तरह के फ्रेंड्स के साथ उसका उठना बैठना है, उसकी रेलिवेंट जितनी भी डिटेल हैं वो आपने ज़रूर जो है वो कलेक्ट करनी है। इसके बाद जो है उनका एजुकेशनल हिस्ट्री ज़रूर लेनी है कि अगर वो पढ़े लिखे हैं या बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो उनका वो एरा कैसा गुज़रा था, क्या क्या अचीवमेंट्स हुई थी, क्या वो अपनी एजुकेशनल लाइफ से सेटिस्फाइड हैं, और उन्होंने क्या सब्जेक्ट्स रखे थे, क्या सोच के रखे थे, क्या उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो नीड थी उसको फुलफ़िल वो कर चुके जो उन्होंने उस टाइम डिसीजन लिया था। कहीं उनको इस चीज़ का गिल्ट तो नहीं है कि उन्होंने एजुकेशनल जो उनका टाइम है वो
अच्छे से फुलफ़िल नहीं हो सका। इसके बाद जो है हमने ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री लेनी है। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री में हमने ये देखना है कि क्लाइंट है वो कोई कारोबार तो नहीं कर रहा, मुल्क से बाहर तो नहीं कोई जॉब कर रहा, उसकी जो नेचर ऑफ़ जॉब है वो पूछेंगे, उसका अपने कोलीग्स के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है, कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं है, ये पूछेंगे। हम उनके बॉस के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है ये पूछेंगे। अब फाइनेंशियली वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी इनकम कितनी है, वो कितने लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, कि फैमिली में कितने लोगों को वो करें, उन पे कोई बहुत ज़्यादा बर्डन तो नहीं है, वर्कलोड तो नहीं है। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि उसमें से काफ़ी अगर फ़ीमेल हैं तो मेल को काफ़ी ये चीज़ें जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें आपने कम्प्लीटली डिटेल के साथ करनी है। सेटिस्फेक्शन के एरियाज़ उनकी लाइफ में या अचीवमेंट्स कितनी हुई हैं, और ये भी पूछना है, ठीक है। डिफरेंट एरियाज़ ऑफ लाइफ में उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स हुई हैं, कितनी सेटिस्फेक्शन है, ये पूछना है। ठीक है। सेक्सुअल हिस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि रिलेशनशिप में द मेन फैक्टर इज़ सेक्सुअल हिस्ट्री, तो वो आपने ज़रूर आपने इसकी क्वेश्चनिंग करनी है कि कहीं यहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि आपकी डिटेल हिस्ट्री इतनी अच्छी होनी चाहिए ना कि आपकी 80% डायग्नोसिस जो हैं वो आपकी हिस्ट्री चेकिंग में हो जाएँ, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो फीमेल हिस्ट्री आ जाती है ना, तो उसमें एज ऑफ जो पीरियड होता है, फर्स्ट पीरियड होता है, ठीक है, वो आपने ज़रूर क्वेश्चन करनी है, ठीक है। उसके कि जो फीमेल है उनको फर्स्ट टाइम पीरियड कब आए थे, ठीक है। फिर उनकी रेगुलरिटी का भी आपने पूछना है कि पीरियड्स जो हैं वो कितने रेगुलर हैं, ठीक है। और ये आपने पूछना है, उसमें साइकिल आ सकता है कि साइकिल कितना है, और उसमें आपके ये पूछ सकते हैं कि फ़्लो कितना है, ठीक है। और उनको कोई डिस्ट्रेस तो नहीं है जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल है उससे रिलेटेड, ये आपने पूछना है। और इसके अलावा अगर फ़ीमेल मैरिड है तो उनकी प्रेगनेंसीज़, टोटल नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसीज़ के बारे में ज़रूर पूछना है। ऑन द स्पॉट आपने ये भी ज़रूर क्वेश्चन करना है कि अभी वो प्रेग्नेंट हैं या नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं एंटीसाइकोटिक वगैरह जो कि प्रेग्नेंट फ़ीमेल को नहीं दी जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने मिस नहीं करनी है। इसके अलावा आपने मिसकैरेजेस देखने हैं। मल्टीपल क्लाइंट्स जो फीमेल क्लाइंट्स आती हैं तो उनका स्ट्रेसर यही होता है कि उनके जो मिसकैरेजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, ठीक है। उसकी वजह से, उसकी एक वजह होती है, कुछ मेडिकल इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से वो मतलब उनका जो बेबी होता है वो अपने पूरा जो टाइम होता है पीरियड वो पूरा नहीं हो कर पाता किसी वजह से, ठीक है, किसी मेडिकल इशू की वजह से। तो ये भी एक स्ट्रेसर होता है, और मे बी कि उन फीमेल को इतना स्ट्रेस हो जिसकी वजह से वो अच्छे से वो उस टाइम को कंप्लीट नहीं कर पाती हैं। एबॉर्शन का आपने पूछना है कि कितने एबॉर्शन हुए हैं। मेनोपॉजल फेज़ का आपने पूछना है। जैसे कि शुरू में मैंने डेमोग्राफिक में आपको बताया था कि हम एज के पूछते हैं, तो एज रिलेटेड डिजीज़ होती हैं डेफिनेटली। तो आफ्टर 40 प्लस फीमेल जो हैं वो अक्सर ये कंप्लेन करती हैं कि मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे, ठीक है, पीरियड्स मुझे बहुत रुक रुक के आ रहे हैं, स्पॉटिंग होती है। तो इससे उनका ना हार्मोनल जो डिसबैलेंस होता है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, 40 प्लस एज में। तो उसमें उनमें चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, बिहेवियरल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, इरिटेबिलिटी होती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है फीमेल, और फटीग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो आपने ये इन्फॉर्मेशन भी ज़रूर लेनी है, ठीक है, और एज ज़रूर पूछनी है। इसके अलावा जो है बहुत ही सेंसिटिव जो क्वेश्चन होता है, जनरल क्वेश्चन होता है, बट मैरिटल लाइफ में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी वजह से मेल और फीमेल दोनों जो हैं वो स्ट्रेस्ड होते हैं कि अगर कोई प्री मैरिटल उनका रिलेशनशिप था, अफेयर था, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, सेक्सुअल रिलेशनशिप है, उसके बारे में भी आपने क्वेश्चनिंग करनी है एथिकल वे में, ठीक है। और इन चीज़ों को आपने कॉन्फिडेंशियल रखना होता है, ठीक है। ये कुछ एथिक्स की वीडियो जो है वो मैं अलग से डालूँगी, तो उसको भी आपने विजिट्स करना है कि आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह आप एथिकल वे में एक क्लाइंट के साथ जो है उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जो सेफ़ होता है, जिसमें वो आपको ईजीली सारी चीज़ें आपको वो कन्वे कर सकता हो, और फिर आपने फर्दर वो चीज़ें जो हैं वो कॉन्फिडेंशियल रखनी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो बुलेट आ जाती है वो है प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी। प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी से आप सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पर्सनैलिटी उनकी जो होती है ना, पेशेंट की जो पर्सनैलिटी होती है वो प्रायर टू इलनेस कैसी थी, किस तरह की थी, इंट्रोवर्ट थी, एक्सट्रोवर्ट थी, ठीक है। और उसका सोशल एरिया देखा जाता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप देखे जाते हैं, फंक्शनल एरियाज़ को देखा जाता है, ठीक है, ऑक्यूपेशनल लाइफ को देखा जाता है प्रायर टू इलनेस, जो बीमारी से ऑनसेट से पहले उनकी जो अपना लाइफ है, स्कूल लाइफ होगी, जर्नल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। अगर जो क्लाइंट है वो अब ड्रग यूज़ करना शुरू कर दिया उसने, और पहले नहीं करता था, क्या पहले भी करता था, कि शुरू से करता था, ठीक है, अब उसको गुस्सा आना शुरू हो गया है। पहले उसको मूवी देखना पसंद था, अब वो मूवी नहीं देखता। पहले उसको हर चीज़ को सुन के, मतलब जिस तरह जोक होते हैं, ठीक है, उसको लुत्फ़ आता था, लेकिन अब उसको बिल्कुल भी नहीं आता, उस चीज़ में उसको इंटरेस्ट नहीं है। पहले वो बाहर घूमने फिरने जाता था, एक्सट्रोवर्ट था, और अब वो जो है कि रूम में बिल्कुल अपने आप को उसने लिमिटेड कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपने डिटेल करनी है, ठीक है।
डिफरेंशियल डायग्नोसिस हिस्ट्री टेकिंग में इंपॉर्टेंट पार्ट है। अक्सर बच्चे जो हैं वो हिस्ट्री टेकिंग में इस पार्ट को मिस कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। अगर आप DSM-5 खोल के पढ़ें तो वहाँ पे डिफरेंट डिसऑर्डर के डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको पढ़ने को और सीखने को मिलेंगे, जिसका मतलब है कि बिटवीन 2 और मोर कंडीशंस हैव सिमिलर साइंस एंड सिम्टम्स। अब आप ये कहेंगे कि दो जो कंडीशंस हैं उनके एक ही जैसे साइंस और सिम्टम्स हैं, तो उनको वेरी कैसे करेंगे, ठीक है। तो उनको इस तरह वेरी करना है। अब देखें, अगर हम स्ट्रेस और एंजाइटी को वेरी करते हैं, ठीक है, तो एंजाइटी जो है उसमें वरी होती है, एक्सेसिव वरी होती है फॉर नो रीज़न। लेकिन अगर स्ट्रेस है तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। अब अगर एक स्टूडेंट है और उसका एग्जाम है या टेस्ट है या कोई प्रेजेंटेशन है, तो डेफिनेटली उसको स्ट्रेस तो होगा कि मैं इसको अच्छे से कर पाऊँ, ठीक है। इसी तरह अगर वर्कलोड होगा ऑफिस में, तो वो फिर उस वर्कलोड को कम करने या मैनेज करने में लाजमी सी बात है कि वो स्ट्रेस लेगा, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है दोनों में। लेकिन अगर साइन और सिम्टम्स देखें तो दोनों की सेम आती है, दोनों में पैल्पिटेशन होती है, ठीक है, और दोनों में रेस्टलेसनेस होती है, दोनों में टेंशन होती है, ठीक है। साइन और सिम्टम्स बिल्कुल सेम होते हैं। टेंटेटिव डायग्नोसिस में हम एक आर्जी सा डायग्नोसिस देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल्ड हिस्ट्री और जो आपने प्रोटोकॉल्स यूज़ किए हैं, ठीक है, और आपने एक टेंटेटिव डायग्नोसिस देना है, ठीक है। अगर आपने देखा कि आपके पास जो पेशेंट आया है लो मूड है, गिल्ट है उसको, और उसको नींद नहीं आ रही है, उसको भूख नहीं लग रही है, उसको रोना आ रहा है, उसका दिल हर वक्त खफा रहता है, किसी काम में दिल नहीं लगता, किसी से मिलने को दिल नहीं करता, तो आपको सबसे पहले एक टेंटेटिव डायग्नोसिस आपके जहन में ये आ जाता है उसकी ड्यूरेशन को देख के। डिप्रेशन आपने फिर यहाँ पे जो है उसका एक टेंटेटिव डायग्नोसिस बनाना है। प्रोग्नोसिस में हम ये देखते हैं कि फेवरेबल अगर वो डिसऑर्डर है तो उसका आपने रीज़न देना है कि क्यों। क्या वो जो क्लाइंट है वो खुद विलिंग है, उसको इनसाइट है, वो ठीक होना चाहता है, उसका जो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो भी पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो वो ठीक होना चाहता है। लेकिन अगर वीक प्रोग्नोसिस हैं, ठीक है, तो क्यों, उसका भी आपने रीज़न देना है। तो वीक जो प्रोग्नोसिस होती हैं उसमें जो पेशेंट या क्लाइंट की विलिंगनेस भी आ जाती है, ठीक है, और इसके अलावा उसके इन्वायरमेंटल या फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आ जाते हैं, और इसके अलावा जो है उसकी कंप्लाइंस आ जाती है। तो ये था हमारा हिस्ट्री टेकिंग। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और बहुत सारी नॉलेज। तो अल्लाह हाफ़िज़।